मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हिसार दौरा, सीएम ने कार्यक्रम में शिरकत। पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई समेत कई नेता रहे मौजूद। लोगों से की बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के विवादित बोल, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने किया पलटवार। कहा, पहले भी हरियाणा का नाम किया है बदनाम, भाषा का रखना चाहिए संयम। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मूलचंद शर्मा ने दिया बयान। बैठक में पुलिस से संबंधित मुद्दों पर की चर्चा। कहा, किसानों को जल्द मिले उनकी पेमेंट। भिवानी में पीठासीन अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। कार्यक्रम में मशीनों को स्थापित करने और चलाने की दी जानकारी। नोडल अधिकारी रमन शांडिल्य ने दी जानकारी। बाजड़ा में किसानों ने निकाला रोष मार्च। अनाज मंडी में गेहूं सरसों का उठान न होने से किसानों में आक्रोश। रोष मार्च निकालकर जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे खास कार्यक्रम मसला में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में अब महज 10 ही दिन का समय बचा है। लोकसभा चुनाव के लिए हर दल चुनावी मैदान में हुंकार भर रहा है। प्रदेश में मौसम की तरह सियासत भी गर्म है। वहीं 2024 के लिए सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। चुनावी रैली के साथ साथ सूबे की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कांग्रेस और बीजेपी नेता एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। बेरुखी और नाराजगी के चलते पार्टियों से दल बदलने का दौर लगातार जारी है। और वहीं हिसार में सीएम नायब सैनी समेत नेता रणजीत पनिहार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई समेत तमाम नेतागण भी मौजूद रहे। और साथ ही हरियाणा में बीजेपी सरकार के अल्पमत के होने के मामले में संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी तक समर्थन वापस लेने वाले विधायकों का पत्र स्वीकार नहीं हुआ और वहीं उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति ही मान्य होने की संभावना है। लेकिन अगर सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सरकार बहुमत साबित कर देगी। और बता दें कि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि दल बदल की राजनीति से क्या चुनावी समीकरण बदलेंगे। लोकसभा का चुनाव अब बीच में आ गया, हिसार का आधे में पहुंच गए हम लोग। आजमपुर के अंदर रैली हमने करी, फिर भव्य भी गांव-गांव के टूर किए। रणधीर को सब गांव में नलवा में हमने भेजा हुआ है, हमारे सारे साथी लगे। तो असमंजस क्यों है? आज भी रावतखेड़ा गांव में मैं गया, बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम था। रणधीर जी के साथ गया था, गंगवा साहब भी वहां थे। वहां भी लोग मैंने कान में फूंक मारे, के करनो है। मैंने कहा अभी थे कुछ मैंने के करनो है। खुली किताब है 100% चौधरी रंजीत चौटाला जी को, जो हमारा परिवार का व्यक्ति है। मेरे से पहले कुलदीप जी बोले, एक जो सारा अब हमारा संघर्ष है केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगला देश का प्रधानमंत्री बनाने का। हम जितने आदमी आए एक विश्वास करके जाए कि 98% पोल करेंगे। जिस घर का जो आदमी है उसके 6 वोट है, 5 वोट है, अपना पूरा वोट बोलता है, 100% पोल होगा। इससे बड़ा कोई कर्म और धर्म नहीं होगा। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोबारा फिर मैं जो रणदीप सिंह को धन्यवाद देता हूं कि भाईचारा इनका जो कुलदीप से देखा, ऐसा शायद भाई कोई सुदामा और कृष्ण का तो था, ऐसी जोड़ी मैं तो नहीं देखी। नहीं देखिए, अभी जो उन्होंने ये पत्र लिखा उसको अभी तक स्वीकार नहीं किया। शायद उसमें ये होगा कि वो पर्सनल जाके वहां सामने उपस्थित होंगे और तब वो कहेंगे, तब उसको माना जाएगा। तो अभी तक स्वीकार वो नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वो अपना समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार के पास इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। देखिए, सारा आधार तो पहले बताया नहीं जाता ना जी, लेकिन हम ये आपके सामने ये
बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो निश्चित तौर से सरकार उसमें अपना समर्थन। मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने संकेत भी दिया है कि सरकार तैयार है, आज कैबिनेट मीटिंग भी हुई है। हाँ, तो उसमें मैं भी उसी बात पे कह रहा कि वो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, अगर राज्यपाल जी की तरफ से इस प्रकार का कोई आदेश आता है तो निश्चित तौर से बहुमत सिद्ध कर देंगे। अच्छा, नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा कि चाहे वो तो व्यवस्था उस टाइम बताएंगे, हम अभी आपको ये कुछ नहीं बताएंगे कहां से आएंगे कहां से नहीं आएंगे, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि निश्चित तौर से हम बहुमत सिद्ध कर देंगे। जो एमएलए होंगे उनमें बहुमत सिद्ध कर देंगे। सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए खुद नहीं एक कदम आगे बढ़ी। नहीं, देखिए फ्लोर टेस्ट, देखिए आमतौर पर रूटीन में यही होता है कि 6 महीने तक कोई भी इस प्रकार का दोबारा अविश्वास प्रस्ताव आता नहीं है, लेकिन अगर आता है, मान लीजिए गवर्नर साहब इस प्रकार का कोई आदेश देते हैं तो हम उस पर राज्यपाल कहेंगे तो हाँ निश्चित, करेंगे, अन्यथा नहीं। हाँ नहीं वैसे अन्यथा क्या कहा, नहीं, हाँ वो एक तरीका है, वो गवर्नर साहब का। अपोजिशन लगातार हरियाणा लोकसभा चुनाव में महज 10 दिन का समय बचा है और सभी पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में हुंकार भर रही हैं। वहीं सभी पार्टियां का वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार दल बदल की राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं अभी ये साफ हो पाएगा 4 जून को ही कि जनता किसको सिर पे ताज पहनाएगी। और साथ ही हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता रामराजी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेजेपी प्रवक्ता अजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए पहले तो आप सभी का धन्यवाद और आप सभी का स्वागत है। वहीं सबसे पहला सवाल जो है वो मैं बीजेपी प्रवक्ता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, आपसे लेना चाहूंगी, अभी आपने कंवरपाल गुर्जर का बयान सुना। चुनाव से पहले निर्दलियों का कांग्रेस को समर्थन देने की निर्दलियों ने घोषणा कर दी है और ऐसे में कंवरपाल गुर्जर किस आधार पर कह सकते हैं कि सरकार बहुमत साबित करेगी? देखो, कंवरपाल गुर्जर जी हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं जी, वो स्पीकर भी रह चुके हैं। उन्होंने जो कहा वो सही कहा है जी। और मैं आपको एक संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में भी बता दूं। जब विधायक दल का नेता चुना जाता है कोई भी व्यक्ति और उसके बाद में वो सीएम की ओथ लेता है, उसके बाद में सदन में अपना बहुमत साबित कर देता है, तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत 6 महीने तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अब ये विपक्ष वाले भाई फ्लोर टेस्ट की बात कर रहे हैं। पहले ये माननीय राज्यपाल महामहिम महोदय के सामने अपने विधायकों को उनके सामने अपीयर करें, उनके समक्ष पेश कर रहे हैं, वहां पे वो एफिडेविट दें अपने भाई इतने विधायक हमारे साथ हैं, इनका समर्थन हमारे साथ है, वो उनके समक्ष अपीयर होकर वो उनको सामने बताएं कि ये हैं। वो तो इनके कंट्रोल में है नहीं। ये बार बार फ्लोर टेस्ट, अरे हम तो तैयार हैं। हमने तो पीछे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में अपना बहुमत साबित किया है और आगे भी ऐसी बात आई तो हम तैयार हैं, वी आर रेडी। तो माननीय हमारे वरिष्ठ मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ने बहुत बढ़िया कहा है। हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी ने यही बात कही है, यही बात माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी यही बात कही है। और कांग्रेस का कल्चर रहा है डिवाइड एंड रूल। कांग्रेस ये पहला खेल नहीं खेल रहा, ऐसा इस तरह का पहले भी ये करते रहे हैं। तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है और उनके आशीर्वाद से तीसरी बार फिर हमारी सरकार बनेगी और नायब सैनी सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा करेगी, क्योंकि हमने काम किया, काम के आधार पर हम जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। और हमारी केंद्र सरकार ने भी इतना काम कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। इतिहास गवाह है, आज तक किसी प्रधानमंत्री जी का इतनी लोकप्रियता विश्व में कहीं नहीं हुई। ये सबसे लोकप्रिय और सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने साबित कर दिया मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि विदेश में जब भी कोई हमारे प्रधानमंत्री जी जाते थे कोई पूछता तक नहीं था, वो चाय बिस्कुट रख देते थे, भाई सिंह साहब चाय पीजिए,
ये जब ये जाते हैं जैसे कोई भगवान उतर के आ रहा है धरती पर, जैसे देवता का सम्मान हो रहा हो, कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति है, कहीं रशिया का राष्ट्रपति है, कहीं कहीं वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, कहीं जर्मन का चांसलर है, कहीं जापान का प्रधानमंत्री है। ऐतिहासिक स्वागत होता है क्योंकि इन्होंने सिद्ध किया है। G20 का सफल आयोजन हुआ था, उसमें आपने देख लिया कितना भव्य आयोजन हुआ है। और जो मुमकिन, जो इम्पॉसिबल था, उसको पॉसिबल माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने किया। धारा 370 और 35 से कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि धारा 370 और 35 से टूट जाएगी। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण होगा, 5 लाख तक का इलाज फ्री होगा। पहले हम ग्रामीण अंचल के लोग हैं, हमारा कोई बीमार हो जाता परिवार का सदस्य, हम रुपए ब्याज पे लाते थे, वो ब्याज हमारी कट तोड़ देता था, वो पूरे नहीं होते थे। आर्थिक दृष्टि से हम इतने मजबूत हो गए हैं, बहुत जल्दी हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। अभी हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए थे, वहाँ देवतुल्य जनता जनार्दन ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाई थी और नीतियां वो गारंटी बन चुकी हैं और सुनामी का रूप धारण कर चुकी हैं। अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। हरियाणा में भी हम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 10 की 10 सीटें जीतेंगे और मनोहर लाल जी ने ये सिद्ध कर दिया है, मनोहर है तो मुमकिन है। पहले हमारे हरियाणा में जो भर्तियां होती थी, सरकारी भर्तियां, वो जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद के आधार पर होती थी। इन्होंने इतिहास बदला और मेरिट के आधार पर इन्होंने नौकरियां दी। आज गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, तो चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। मैं समझता हूँ अपना अपने गौरव की बात है। और हमारे मुख्यमंत्री जी नारायण सैनी जी मनोहर नीतियों को और मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और उनका भव्य और ऐतिहासिक स्वागत हो रहा है। जन तालाब उनके स्वागत में उमड़ रहा है। युवा शक्ति उनका भारी स्वागत कर रही है, 36 बरादरी उनका स्वागत कर रही है और मैं समझता हूँ ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। और कांग्रेस ने आज तक ओबीसी का ये खाली नौटंकी करते हैं, ओबीसी के मत क्या है। कांग्रेस ने ओबीसी समाज से क्यों नहीं सीएम बनाया? आज पहली बार हरियाणा में ओबीसी समाज से माननीय लगभग 56 साल में माननीय नारायण सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं। 36 बरादरी में बहुत भारी उत्साह है और हर जगह जागृति आई है समाज में। क्योंकि पहले तो कांग्रेस का तो आपने पता है 7 साल तक कांग्रेस को गया। कांग्रेस ने क्या किया? जनसंख्या नियंत्रण क्यों नहीं किया? जब चाइना ने अपनी आबादी घटा दी तो भारत ने क्यों नहीं घटाई? हर देश ने अपनी आबादी घटा दी। अब ये बेरोजगारी का राग अल्प आ रही, बेरोजगारी बढ़ गई। अरे बेरोजगारी का मूल कारण बताइए, बेरोजगारी क्यों बढ़ी? आपने जनसंख्या क्यों बढ़ने दी भाई? ठीक है समुदाय की शर्मा जी, और हमारी घटा दी। ठीक है, पहले सबसे एक सवाल शर्मा जी, आपके पास वापस लौटूंगी, आपको पूरा समय दिया जाएगा। हमारे साथ लगातार नीरज गुप्ता जी बने हुए हैं। गुप्ता जी, अब तो निर्दलीय विधायक भी आपके समर्थन में हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव और हरियाणा में तख्ता पलटने को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है? सुनिए, मेरे बड़े भाई मेरे जो शर्मा जी है ना, जो बीजेपी प्रवक्ता हैं जी, इनकी डिबेट रटी रटाई है। हर डिबेट में मेरे आमने सामने होते हैं, इनके वही बहुत डिबेट है, वही लिख के लाते हैं, वही बोलते हैं कि भाई सुनो अभी बीच में मत बोलो, नहीं बीच में बोलो, नहीं बीच में शर्मा जी आपको पूरा समय दिया जाएगा। शर्मा जी, पहले सबसे एक सवाल। बदतमीजी कर रहे हैं, यही बदतमीजी है इनकी, ये फिर बदतमीजी कर रही है। देखिए मैडम, मेरी ठीक है बदतमीजी कर गुप्ता रहे जी, हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, ये बोल रहे हैं मैडम बीच में, मैं इनके बीच में नहीं बोल रही, ये बदतमीजी है इनकी हमेशा। देखो ये अब देखिए शर्मा जी, आपको समय दिया जाएगा, अभी सबसे एक सवाल लेना है। आप इनका ऑडियो बंद कर दीजिए, आप इनका ऑडियो बंद कर दीजिए, अपनी बात ये हमेशा ऐसे करते हैं। आप देखिए ये कितना झूठ बोलते हैं। शर्मा जी की उम्र कितनी है मुझे पता नहीं। ये कहते हैं जब कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर जाते थे चाय बिस्कुट रखते हैं। भाई साहब, आपके मोदी जी नहीं आपके मोदी जी जाते हैं तो मुझे काजू की फोटो दिखा दीजिए, चाय बिस्कुट की फोटो दिखा दीजिए। काय को झूठ बोलते हैं? अरे चाय बिस्कुट बोलते हैं आप, तो अभी तो बोल रहे हो। अरे काजू बादाम तो दिखा दो भाई। सर, मेरा सवाल क्या है सर? ये फिर बीच में बोल रहे हैं। गुप्ता जी, नहीं चाय बिस्कुट बोला आपने, चाय बिस्कुट बोला, चाय बिस्कुट में झूठ बोलते हो। अरे झूठ तो आपका बोलना डीएनए में है महाराज, आप झूठों की पार्टी हो, झूठों की पार्टी हो, झूठों की पार्टी हो डीएनए में। देखिए मैडम कितना बोल रहे हैं, फिर ये ऐसे डिबेट हो पाएगी बताइए? आप ये पीछे बोल रहे हैं, ये बदतमीजी कर रहे हैं मैडम, इनका यही व्यवहार है। आप इनको डिबेट क्यों बनाते हैं? ये हमेशा
ऐसे ही करते हैं, हर पीछे बोलते हैं। ठीक है। ये देखिए मैडम क्या पीछे बोल रहे हैं, आप इनको चुप कराइए, इनको ऑडियो बंद कीजिए। अपने देश में लेकर आए। देखो इनके ऑडियो बंद कीजिए मैडम, फायदा क्या है इसमें डिबेट का? नहीं, मुझे बुलाने फायदा क्या है जब ये ऐसे पीछे बोलेंगे? ये हरेक के पीछे बोलते हैं, इनको पता नहीं क्या डिबेट। ठीक है गुप्ता जी, मैंने जो सवाल पूछा आप उसका जवाब दीजिए। ठीक है, तभी तो बोलिए। देखिए हरियाणा में नैतिक स्तर पे इनकी सरकार गिर चुकी है, कितनी बातें कर ले कि निर्दलीय इनके साथ है, इनके साथ है, सिर्फ एक कानून का बेनिफिट उठा रहे हैं। हमें भी बताया 6 महीने तक सरकार नहीं गिर सकती। अगर इनमें इतना दम हो ना, खुद बहुमत साबित कर दे, हमारी क्यों चिंता कर रहे हैं? अगर आप पे आप खुद कर दो बहुमत साबित, आप तो कर दो ना, आप दोबारा कर दो ना, आप दोबारा कर दो, आप करो ना। अरे आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करते? आपके पल्ले कुछ नहीं, आपका सब साथ छोड़ चुके हैं, आप जाने वाली सरकार है। देखिए बहुमत साबित किया था, किसने कहा आपको बहुमत साबित नहीं किया? आप इनके बीच में बोलूंगा, मैं भी आपके बीच में बोलूंगा, बोलने नहीं दूंगा अगले। मेरी बात गुप्ता सुन जी लीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। गुप्ता जी, ये जो सिर्फ झूठ बोलते हैं, जी। जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये बहुत झूठी पार्टी है। हमेशा स्लोगन देती है 400 पार, 75 पार, सिर्फ झूठ बोलने की पार्टी है। झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। हरियाणा में कोई ऐसा कर्मचारी वर्ग नहीं है जो इन्होंने पीटा ना हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आंगनबाड़ी हो। नगर निगम घोटाला फरीदाबाद का, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आप अपनी चर्चा करेंगे। देखो इनकी हर डिबेट में 370 राम मंदिर, अरे 370 राम मंदिर, अरे ना विकास से बात करेंगे, ना बेरोजगारी बात करेंगे, ना किसी बात करेंगे। ये बात नहीं करते। ठीक है गुप्ता जी, वापस लौटूंगी आपके पास। ठीक है गुप्ता जी, रुक कर लेती हूँ। हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता अजय चौधरी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चौधरी जी, आप सत्ता से अलग हो गए और लेकिन बीजेपी तो निर्दलीय के विधायकों के समर्थन ना होने के बावजूद भी सत्ता में बनी हुई है, लेकिन बीजेपी के इस राजनीति पर आप क्या कहेंगे? सोनिया जी, मैं ही नहीं, अब आप इनको अगर इस तरह के लिए डिबेट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा जी। इन्होंने अपनी बात रखी, अगर आप इनका स्पीकर बंद करें तो मैं बोलूं, नहीं तो मैं नहीं बोलना चाहता। जी बोलिए। मैडम मैं क्लियरली एक बात मैं कहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी एडवोकेट हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 75 है आर्टिकल, वो बड़ा क्लियर कट एक बात कहता है कि ये दो चीजों में डिफेंस नहीं समझ पा रहे। एक अविश्वास प्रस्ताव होता है और एक विश्वास मत होता है जी। 13 मार्च को विधानसभा में जो लाया गया वो नायाब सिंह सरकार के द्वारा विश्वास मत लाया गया था, और विश्वास मत हमेशा सत्ता में बैठे हुए लोग लेकर के आते थे। ये विश्वास मत लेकर के आए, इनके पास 48 विधायकों का समर्थन था। उसके बाद घटनाक्रम चेंज हुआ, माननीय मनोहर लाल और आदरणीय रणजीत चौटाला ने इस्तीफा दे दिया। 48 में से 2 विधायक निकाल के दीजिए, इनके पास विधायकों की संख्या बचती है 46। उनमें से 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इनके पास विधायकों की संख्या है 43। 88 की विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 45 विधायक होने चाहिए, जो कि इनके पास नहीं है। तो निश्चित रूप से सरकार अलगमत में। अब ये टेक्निकल ग्राउंड का बार कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद में दोबारा 6 महीने के अंदर अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता, निश्चित रूप से नहीं आ सकता। लेकिन यहां पर मैं एक बात क्लियर कर लूं, 13 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया, वो सरकार के द्वारा विश्वास मत लाया गया था। लिहाजा अविश्वास प्रस्ताव अगर माननीय महामहिम फ्लोर टेस्ट की इजाजत दे तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। जो अविश्वास प्रस्ताव पहले लाया गया था वो फरवरी में मनोहर लाल सरकार के खिलाफ लाया गया था। अब सरकार में नायाब सिंह सैनी है, तो कानूनन दृष्टि से ये बड़ा क्रिस्टल क्लियर है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है सरकार अलगमत में। ये तो कानूनी पहलू है। दूसरा, जिस तरह के मैं रामनाथ जी को अभी सुन रहा था, वो भी बातें थर थर कांपने लगा है पाकिस्तान, चाइना घबराई हुई है, थर थर पाकिस्तान कांपने लगा। तो हमने तो आपके टीवी के माध्यम से नेशनल टीवी पर कहीं नहीं देखा कि पाकिस्तान में जलजला आकर लोग दब करके कहीं मर गए। क्यों झूठी बातें फैला रहे हो? हिंदुस्तान का सेक्शन, आप हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते? आप हिंदुस्तान में बेरोजगारी की दर 8% है, आप चर्चा नहीं करते।
माननीय प्रधानमंत्री मीडिया से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि हमने 80 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त में अनाज दिया। प्रधानमंत्री जी, आपकी उपलब्धि है या आपको शर्म आनी चाहिए कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद और आप इस तरह के बयान देते हैं, तो आपने तो देश का बच्चा बैठा दिया। इस तरह के बयानबाजी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, मुद्दों पर चुनाव नहीं हो रहा। हरियाणा प्रदेश में हरियाणा प्रदेश के मुद्दों की कोई चर्चा नहीं है। पाकिस्तान, चाइना, बिस्कुट, ये कहां से आ गए मुझे तो समझ नहीं आता। क्यों हरियाणा प्रदेश का किसान 2 महीने मंडियों में, प्लीज बीच में ना बोलिए। भाई वो तो काजू खा रहे, फोटो दिखा दो। शर्मा जी आपके पास वापस लौटूंगी। शर्मा जी अपने पॉइंट्स नोट कर लीजिए, अभी चौधरी जी की बात पूरी होने दीजिए। जी बोलिए। तो जिस तरह से आना और एक भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक मूल मंत्र बना लिया है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो। मैं तो एक 4 लाइनों के माध्यम से अपनी बात कहूंगा और ये बात बड़ी गहरी है। शायरी के माध्यम से अपनी बात कहता हूं कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें। भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए कह रहा हूं कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। जो भी साहब बात मन की कहे या वतन की कहे, झूठ बोले तो आवाज भारी रखें। और आज सारे भ्रष्टाचारी आपके आंगन में है, सब पर दस्ते क्रम बारी बारी रखें। और मुकम्मल की हो यह जरूरी नहीं, आप योजनाएं ढेर सारी रखें। और लास्ट में ये कहूंगा कि इन दिनों आप मालिक हैं हिंदुस्तान के, जिसको भी चाहे उसको जेल भेजने की तैयारी रखें। इस तरह के हालात आज हिंदुस्तान में पैदा कर दिए, संविधान खतरे में है। 400 पार का नैरेटिव पैदा करके और ये लोगों में ये भय व्याप्त करना चाहते हैं कि हमारी सरकार आ रही है, लेकिन अब की बार हालात बिल्कुल खिलाफ है। किसान खिलाफ है, युवा खिलाफ है, बिल्कुल पूरी तरह से चुनाव के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है चौधरी जी, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह भी बने हुए हैं। ओंकार सिंह जी, इस चुनाव में इनेलो की क्या रणनीति है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी क्या कामयाब हो पाएगी इस दौरान? क्या आपकी पार्टी लगातार, आपके खाते में कितने सीटें आने की उम्मीद है? क्योंकि एक सीट इनेलो से हमारे साथ आपके इस पर क्या मजबूत पकड़ हो पाएगी इस चुनाव में, क्या कुछ कहेंगे? सोनिया जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। इसको क्या मिलेगा ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन प्रत्येक पार्टी, प्रत्येक व्यक्ति अपना चुनाव बहुत मजबूती से लड़ता है। आज इंडियन नेशनल लोकदल एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसने बहुत मेहनत करके 2019 के पश्चात अपनी परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन किया है। ठीक है। आज हम पूरी तरह से मजबूत है और हर सीट पर हमारा कैंडिडेट खड़ा है। अब इनमें से कितनी सीट आएंगी, कितनी नहीं आएंगी, ये तो जनता से बताएगी। लेकिन आज हमें विश्वास है कि हम तकरीबन 4 सीट पर जीत हासिल करेंगे और बाकी की सीट पर भी मजबूती से लड़ेंगे। और दूसरी बात एक मैं और कहना चाहूंगा, आज बात हो रही है सरकार, ये बात तो निश्चित है कि मौजूदा सरकार अल्पमत में। मेरे भाई अजय चौधरी ने बिल्कुल सही तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया कि 88 सदस्यों की विधानसभा है, 45 सदस्यों की जरूरत है, 40 बीजेपी के पास है और 3 इनके पास आजाद हैं। इनके पास टोटल 43 सदस्य हैं। और आप ये देखिए, ये कहते हैं हमारे पास बहुमत है, तो मैं पूछना चाहूंगा कौन से 2 सदस्य, किस पार्टी के सदस्य आप खरीदोगे, कितनों में खरीदोगे? क्योंकि ये खरीदने में तो, खरीद फरोख्त करने में तो माहिर रहेंगे। और दूसरी बात, आज मेरे भाई रामराज जी हरेक किसी के बीच में बोलते हैं, ये गंदी परंपरा है। अपनी टर्म पे बोले ताकि जनता को भी पता लगे कौन क्या बोलता है। इनके पास हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं है। और अब एक नई टर्म जोड़ते हैं, विश्व गुरु। आप ये देखिए, एक तो 30 करोड़ की जनसंख्या में 82.5 करोड़ जनसंख्या को 5 किलो अनाज की गारंटी दे रहे हैं मोदी जी। किस चीज की गारंटी दे रहे हैं? 5 किलो अनाज की। अब 82.5 करोड़ गरीब है और विश्व गुरु बनने के सपने देख रहे हैं। देखिए, राफेल फ्रांस से लेके आते हैं और कहते हैं हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। कितनी अजीब बात है। और दूसरी बात, बुलेट ट्रेन जापान से लेके आते हैं और चीन से अपना बुत बनाते हैं पटेल जी का,
फिर ये कहते हैं हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इनकी सोच पर कई बार तो हमारे को शर्म आती है, तरस भी आता है इनके ऊपर कि कैसी बुद्धि के लोग हैं। क्या इतना इनके अंदर गोबर भर गया, कुछ समझने की शक्ति नहीं है इनमें। आज ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी को गारंटी देनी पड़गी। आज तक सोनिया जी किसी भी चुनाव में किसी भी प्रधानमंत्री ने गारंटी नहीं दी, और गारंटी भी किस चीज की दे रहे, 5 किलो अनाज की। अगर आपने गारंटी देनी है तो गारंटी दीजिए हमारे को रोजगार की, गारंटी दीजिए काला धन वापस लाने की, गारंटी दीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्पष्टीकरण की। जब ये कहीं इनको कुछ नहीं नजर आता तो 370 और राम मंदिर को ऊपर आ जाते हैं, 3 तलाक के ऊपर आ जाते हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन चीजों से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या इन चीजों से पेट भर जाएगा? राम राजी जी का तो पेट भरता होगा मेरे को लगता है, क्योंकि इनके पास तो ऊपर की मलाई आ रही होगी, सत्ता में बैठे हैं। लेकिन आज जनता परेशान है, दुखी है, हताश है। आज चाहे हरियाणा की बात कर ले, चाहे हम बाहर की बात कर ले, सब जगह जनता बदलाव चाहती है। और आप देखना, इस जो 400 पार का नारा इन्होंने दिया था, 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे, इनके 400 पार के नारे के गुब्बारे की हवा तो निकल चुकी है, लेकिन ये कहीं के भी नहीं रहेंगे। जो 400 पार का नारा है 200 से नीचे रह जाएगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने विधानसभा में 75 पार का नारा दिया था, ठीक है, और 75 पार कहने वाले 40 पे आके रुक गए थे। यही हाल इनकी 400 पार के नारे की होने वाली है। आप देखना, इस बार जनता साइलेंट वोटर है। साइलेंट वोटर किस तरफ जाता है ये जनता का रूप बताएगा। लेकिन जो साइलेंट वोटर का रुख है उससे एक बात स्पष्ट है कि ये जो लहर है ये एंटी मोदी है। और मैं अपने भाई से एक चीज पूछना चाहता हूँ, सरकार मोदी की है या बीजेपी की है? जब भी ये बात करते हैं मोदी सरकार, क्या हमारे मुखिया है? ठीक है ओंकार जी, अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। वहीं बता दें कि लगातार बेरुखी और नाराजगी के चलते दल बदल का दौर जारी है और सभी पार्टियां आपस में वार पलटवार कर रही हैं, लेकिन सभी पार्टियां रणनीति के साथ लगातार प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही हैं। फिलहाल अभी चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर से बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमास के आतंकियों का समर्थन किया है। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान हमास को सही और इजराइल को गलत बता रहा है। ऐसे वक्त पर जब भारत, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और बहुत सारे दुनिया के देश इजराइल का साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ भारत की ओर से समर्थन मिलने पर इजराइल ने भारत को धन्यवाद दिया है। आज हर किसी का यही सवाल है कि आखिर कैसे हमास इजराइल में इतने बड़े पैमाने पर हिंसा कर सकता है। दोस्तों, इजराइल को दुनिया का सबसे चौकन्ना देश माना जाता है, जासूसी से लेकर तकनीक तक। ऐसे में इस तरह की आतंकी घटनाएं दूसरे आतंकी गुटों का हौसला बढ़ा सकती हैं। तो जाहिर है वो देश जो खासकर एक तरह से टारगेट हो रहे हैं हिंसा के या आतंक के, उन देशों को विशेष रूप से बहुत ध्यान देने की जरूरत है। भारत लगातार राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर यह बात कहता रहा है कि आतंक से जो लड़ाई है वो किसी एक देश की लड़ाई नहीं है, बल्कि वो पूरे विश्व की लड़ाई है। इसलिए सभी देशों को कोशिश करनी होगी कि किसी भी देश पर इस तरह का संकट ना आए। खासकर जब आतंकी गुटों की बात हम करते हैं, जिनके कारण निर्दोष लोग, बच्चे, बुजुर्ग सब हिंसा का टारगेट बनते हैं, तो कितना भी बड़ा या छोटा कारण क्यों ना हो, वो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। इसी कारण से भारत ने हमास को आतंकी करार किया है और इजराइल का खुलकर साथ दिया है। हम सभी जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर जो उभरती हुई शक्तियां हैं, भारत उनमें से एक है और भारत को आतंक की समस्या से निपटने में अहम भूमिका निभानी है। क्योंकि भारत लगातार पिछले 4 दशकों से आतंकवाद का एक तरह से टारगेट रहा है। इसलिए भारत की जो रणनीति है, जो तौर तरीके हैं, एक बार फिर से उन पर नजर दौड़ानी होगी कि उनको और कैसे अच्छे तरीके से सुदृढ़ और सक्षम कैसे हम बना सकते हैं। इसे देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि इन बदलती परिस्थितियों में भी हमारे कुछ राजनीतिक दल, कुछ मुस्लिम संगठन अपनी अलग रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं।
कुछ लोग तो फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में जल्द से जुलूस भी निकाल रहे हैं। सच्चाई ये है कि आतंकवाद के मामले में दुनिया को आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व की ही जरूरत है और दुनिया के कई देश भी मोदी जी की ओर टिकटकी लगाकर देख रहे हैं। ठीक ही कहा गया है, शांति का संदेश दे देकर अब थक चुका है मेरा हिंदुस्तान, शांति का संदेश दे देकर अब थक चुका है मेरा हिंदुस्तान। इस बार तू अगर जंग की शुरुआत करेगा तो तुझसे गांधी नहीं भगत सिंह बात करेगा। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं चर्चा में आगे। लगातार सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, वहीं दल बदल की राजनीति प्रदेश पर चल रही है। वहीं क्या दल बदल की राजनीति से 2024 में चुनावी समीकरण बदलेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं चर्चा में आगे बढ़ते हैं। लगातार हमारे साथ सभी प्रवक्ता बने हुए हैं। सबसे पहले रुख करना चाहूंगी, हमारे साथ शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा जी, आपने सभी प्रवक्ताओं को सुना, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और वहीं अभी आपने कांग्रेस को सुना। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी झूठ की राजनीति कर रही है और साथ ही जेजेपी ने भी कहा कि तमाम जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं की जा रही, मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? अगर ये पीछे बोलेंगे, मेरे पीछे बोले तो मैं पीछे बोलूंगा, तो कहते हो अगर ये नहीं बोलेंगे मेरे तो बच्चे भी तो पीछे बोलूंगा। शर्मा जी बात पूरी कीजिए। गुप्ता जी आपके पास वापस लौटूंगे। शर्मा जी बात पूरी कीजिए। मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, मैं केवल ध्यान से सुनूंगा, इसे बाधा लीजिए। ठीक है झूठों की पार्टी है, अपना झूठ तोड़ देंगे। गुप्ता जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। अरे तुम तो ठीक है शर्मा जी बोलिए। तुम्हारे पेट जो उठाया गया वो कभी। ठीक है शर्मा जी बोलिए। तक झूठ बोली तुमने, जनता जान चुकी है, तुम्हारे झूठ के मारने वाले नहीं है जनता अब। कोई वॉशिंग मशीन है क्या बीजेपी? हाँ तो आप मेरे पीछे बोलना ना भाई, अपनी जुबान पर रहो ना। गुप्ता जी ऐसे समझ में नहीं आएगा। गुप्ता जी एक एक करके प्लीज। आप अपनी जुबान पर रहो। बिल्कुल जुबान पे हमने बोलना, अपनी जुबान ध्यान रखना। अब चैनल पर सारी दुनिया देख रही है, अपनी जुबान याद रखना। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, आप मेरे बीच में नहीं बोलोगे, आप ये ध्यान रखना। ठीक है गुप्ता जी। शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। शर्मा जी, तमाम तरह के आरोप सभी पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। वहीं कहा गया कांग्रेस की तरफ से बीजेपी जो है वो झूठ की राजनीति कर रही है। वहीं जेजेपी प्रवक्ता को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और आईएनएलडी प्रवक्ता को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि सत्ता में बैठे हैं, मलाई खा रहे हैं। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल जवाब दूंगा भाई जी, बोलिए। बिल्कुल गुप्ता जी आपके पास वापस लौटूंगी। गुप्ता जी प्लीज बीच में नहीं। मैंने वचन लिया मैडम जी, इनसे वचन लिया, ये मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगा। ठीक है आपके पास लौटूंगी मैं, पॉइंट नोट कर लीजिए। बोलिए शर्मा जी। हेलो जी शर्मा जी बात पूरी कीजिए। ऐसा है, मेरे भाई ने बताया हमारे के झूठों की पार्टी बता रहे हैं। कांग्रेस की तो भ्रष्टाचार किया है, झूठते रखी गई है। ये तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है कांग्रेस पार्टी तो। और फिर किसानों के मसीहा होने का, भाई साहब मेरे कहने से हम किसानों के मसीहा हैं। अरे सबसे ज्यादा किसानों को तो आपने लूटा। सेक्शन 4(6) का नोटिस समाया, उनको डरा धमका गया, उनकी जमीन हड़प ली और महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी। तो किसानों के मसीहा कैसे हो सकते हो आप? किसानों के मसीहा तो हम हैं। माननीय मोदी जी ने 6,000 रुपए सालाना खाद बीज के किसानों के खाते में भेज देते हैं प्रधानमंत्री किसान निधि के अंतर्गत, और किसान तो उनकी जय जयकार कर रहे हैं। आप बिना किसान की मर्जी के 1 इंच भी जमीन
कोई पुआर नहीं कर सकता, क्योंकि लठ लेके हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी किसानों के साथ खड़े हैं। किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर आज नौकरी लग रहा है, और वो भी क्लास 1 अफसर जिसकी 3 पीढ़ी चली गई थी। ये अपना गौरव की बात है। किसान नहीं देश की अमोलिंग है ये हुई। अच्छा, महिलाओं के बारे में आ जाओ, 3 तलाक हमने खत्म करिए, महिलाओं का 33% आरक्षण दिया, 60 साल तक इनका राज रहा, क्यों नहीं करे भाई, कितना रोका था। और इसमें ओबीसी समाज को आ जाओ, ये हरियाणा बड़े कितना टाइम हो गया, 55 साल हो गए, और इन्होंने क्यों नहीं बनाया भाई। 56 साल में बीजेपी ने ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया, किसने रोका? क्योंकि बीजेपी में सभी जातियों को एक समान मानती है, बीजेपी पर विश्वास नहीं रखती। आज ओबीसी समाज का बेटा आज एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। किसान का बेटा आज मजदूर का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला भारत के राष्ट्रपति बन सकती है, ये बीजेपी में संभव है। और इसमें कांग्रेस में तो राजा का बेटा राजा होगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री होगा, और एमपी का बेटा एमपी होगा। ये तो हर साइड में जनता इनको नकार चुकी है। और आगे इनका जैसे पिछली बार एक सीट भी नहीं आई थी, अब की बार भी नहीं आने वाली है, क्योंकि हमने काम किया, काम के आधार पर हमने जनता। ठीक है शर्मा जी, लौटूंगे आपके पास। गुप्ता जी के पास चलते हैं। गुप्ता जी, आपने सुना तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी प्रवक्ता को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचार की पार्टी है, लगातार भ्रष्टाचार किया अपने समय में। इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? देखिए मैडम, क्या बोलूं, भ्रष्टाचारी गंगोत्री है और भ्रष्टाचारी नेताओं को लेने में गुजर नहीं करते हैं। हम तो झूठ बोलते ही शर्म नहीं आती, इतना झूठ बोलते हैं, बताओ। तो भ्रष्टाचारी नेताओं को लेते क्यों आप? पहली बात तो इस बात का जवाब दे दिए। क्या भ्रष्टाचार की भाई आप बीच में नहीं बोलोगे, आपने वचन किया है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आप क्षत्रिय धर्म का पालन करो, क्योंकि आप राम जी के वंश हो, राम जी के बोलते हो, राम जी के। हाँ, तो आप मत बोलो, क्योंकि आपने खुद बोलना है कि मैं बीच में नहीं बोलूंगा। आपने खुद बोला, ये बात मुझे वादा करा आपने, तो आप बीच में नहीं बोलोगे, अपना क्षत्रिय धर्म पालन करो। क्योंकि राम जी ने क्या किया था, मर्यादा के लिए ना सत्ता नहीं छोड़ी थी। आप लोगों ने तो मर्यादा के लिए सत्ता छोड़ दी, सत्ता लोभ ले लिया, क्योंकि वो सत्ता के लिए मर्यादा छोड़ दी थी। आप तो ऐसे लोगों, जैसे मेरी बात ध्यान पे सुनिए, देखो झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। जो आप कांग्रेस पार्टी पर रोप लगाते हो, भ्रष्टाचारी हैं, उन भ्रष्टाचारी नेताओं को अपनी सरकार बना रहे हो। अमित शर्मा आपका असम का मुख्यमंत्री, आज 10 साल में उसकी विचारधारा चेंज होगी। 10 साल पहले तो मंदिर याद नहीं आता था उसे, जब कांग्रेस पार्टी में था। नवीन जिंदल को लिया आपने, 30 करोड़ की कोयला दलाली का आरोप लगाया आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि मैं तिजोरी से निकाल लूंगा। आप क्यों नहीं निकाल ले? आपको मिल गया क्या पैसा? बताइए मुझे। अगर हम भ्रष्टाचारी हैं तो अपनी पार्टी से जनता पास कर दी ना, कि आप किसी भ्रष्टाचारी नेता को नहीं लोगे, किसी पार्टी को। आपकी क्या वॉशिंग मशीन है पार्टी में, जो वॉशिंग ने ढोला और निकाल दिया, एक तरफ पीटीआई एक तरफ सीबीआई। कैसी बातें करते हो आप राम जी? आप एडवोकेट हो, कोई ऐसी बात तो करा करो, कोई जेन्युइन बात तो क्या करो। क्यों भाई, क्यों भ्रष्टाचारी नेताओं के नहीं, भ्रष्टाचारी नेताओं के भरोसे सरकार बना लो। कब तो भ्रष्टाचारी नहीं है, मिलाई खा लो। जटपा को गाली देते थे, जटपा चोर है, जटपा के कारण सरकार बना ली, मिलाई खा ली। अब आप बीच में बोलना, क्योंकि आप देखो, आप अपने आप को राम के वंशी मानते हो। सुनो, आप अपने राम के वंशी बताओ, क्षत्रिय वचन का पालन करो। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप वचन तोड़ रहे हो, आप वचन तोड़ रहे हो, आप दूसरों की पार्टी हो। कल तक जनता हमारे बोल रहे हैं, सर प्लीज एक-एक करके, ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक-एक करके। ये अपना वचन भूल गए, देखो अभी कितना झूठ बोल रहे हैं, अपना वचन तोड़ दिया। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब गोधरा कांड हुआ था तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या बोला मोदी को, राज धर्म का पालन करो। क्या वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे? तब आपका राज धर्म कहां गया? राज धर्म की बात करते हो, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। 750 किसान के हत्यारे, उनकी आत्मा तुम्हें ढूंढ रही है, उनकी आत्मा तुम्हें तड़पती है। कुल
कुल ऐसे कुल कर दी है। अब तुम्हें रात को भी किसान दिखाए जाते हैं, आपके छोड़ के जो बात है तो गाँव में बैठने वाला नहीं है। आपका तो सुनो, आपका तो वैसा भी सिरकोड़ है, आपका तो सुनो, आप अपने प्राण जाए वचन ना जाए, क्षत्रिय धर्म को भूल गए। भाई साहब राम जी, अरे राम जी को क्या मानोगे? राम जी का वचन तोड़ रहे हो। ठीक है गुप्ता जी, ठीक है गुप्ता जी, लौटूंगे आपके पास। शर्मा जी आपके पास भी लौटूंगे। हमारे साथ लगातार चौधरी जी बने हुए हैं। चौधरी जी, आपने सुना तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या लगता है अगर बीजेपी के खिलाफ प्रस्ताव आया तो क्या बीजेपी सरकार गिर जाएगी या फिर बीजेपी बहुमत साबित कर देगी? चौधरी जी। सोनिया जी ये चुप रहे तो। शर्मा जी आपके पास वापस लौटूंगी, गुप्ता जी आपके पास भी वापस लौटूंगी। मैंने सवाल जेजेपी से किया है। जी बोलिए चौधरी जी। सोनिया जी पहले तो मैं ये कहूंगा कि इनका वॉल्यूम कम किया जाए। जी ठीक है। लोग सुन ही ना पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। गुप्ता जी आपके पास वापस लौटूंगी, अपने पॉइंट नोट कर लीजिए प्लीज। ऑडियो डाउन कर दीजिए गुप्ता जी का। जी चौधरी जी बोलिए। सोनिया जी, मैं पिछले 40 मिनट से आपके टीवी पर ये डिबेट का हिस्सा हूँ। मैडम आज से 1.5 साल पहले एक गूगल पे लोग सर्च करते थे। पहले मेरी बात सुनो, पहले ये देखो कितना झूठा आदमी है, राम जी कसम खा के बोल रहा है। तेरे प्राण निकल जाएंगे, बदल तोड़ दिया आपने। अरे प्राण निकल जाएंगे, राम की झूठी कसम खा रहा है भाई। अरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे बड़ी चिंता हो रही है भाई, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। अरे राम जी सबकी सुनते हैं, आपके प्राण निकल जाएंगे, राम की झूठी कसम खा रहे हो भाई साहब, राम की झूठी कसम खा रहे हो। आपने वादा किया झूठी कसम आपको बखला गया, बखला कभी हमारे कभी आपके प्रदेश अध्यक्ष बखला कभी आपके राष्ट्रीय महामंत्री बखला जाते हैं। गूगल पे वर्ल्ड का प्राइम मिनिस्टर कौन है और नरेंद्र मोदी का नाम आता था गूगल पे। गुप्ता जी ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। गुप्ता जी आप भी बखला गए। मर्यादा बनाए रखिए। हो मूढ़ प्रवक्ता, आपका तो प्राण निकल जाएंगे भाई साहब। आपने राम जी की झूठी कसम खा ली, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है आपको। राम जी बड़ी झूठी कसम खाई है। सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, विश्व के सबसे ताकतवर मंत्री है, गूगल पे सर्च नहीं बन पाया। ठीक है चौधरी जी, वापस लौटूंगे आपके पास। आपने सुना दोनों पार्टियां लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। क्या लगता है अगर बीजेपी के खिलाफ प्रस्ताव आया तो क्या बीजेपी सरकार गिर जाएगी या फिर बीजेपी बहुमत साबित कर देगी? चौधरी जी। मैं अपनी बात कम रखूंगा तो आप इनका वॉल्यूम। जी ठीक है, हो गया वॉल्यूम कम, आप अपनी बात पूरी कीजिए। संसद में डिबेट का मतलब ये होता है कि लोगों का अपनी बात। जी बोलिए चौधरी जी। इनको राष्ट्रीय पार्टी सोनिया जी। हाँ जी बोलिए। मैं आपके चैनल पर दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता साथियों को देख रहा था जी। जो पार्टी अपने आप को पार्टी डिफेंस की बात कहती है, सुचिता की पार्टी कहती है, आदर्शवादी नीतियों की बात कहती है, और जिनका रामराज जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ व्यक्तिगत रूप से। लेकिन मैं आज कहूँगा रामराज जी, मेरे को आपसे ये उम्मीदें नहीं। हरियाणा प्रदेश आपको देख रहा है, हम जैसे जूनियर साथी आपसे क्या सीखेंगे अगर आप इस तरह से बीच में एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे? गुप्ता जी प्लीज आप भी चुप रहिए। नहीं, हम यहाँ चर्चा करने के लिए आए हैं। हरियाणा प्रदेश के लोग हमें सुन रहे हैं। हम एक दूसरे की बातों से सहमत ना हो पाए, व्यक्तिगत टिप्पणियां करना कोई अच्छी बात नहीं। शालीनता से एक दूसरे को सुनो और एक दूसरे का दबाव दो। हमको एक झगड़ा करने के लिए आप थोड़ी बैठे। ये बोलते हैं भाई साहब, ये देखो अभी बीच में बोल रहे हैं, ये देखो बीच में। भाई आप बताइए, अजय भाई आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं।
जिससे जो सबसे लोकप्रिय और शासकीय प्रधानमंत्री की बुराई कर रहे हैं, मैं सुन लूंगा क्या? आप बताइए अजय भाई। टिप्पणियां ना करके और मुद्दे की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहे, हमने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी। मैं तो इसका नीरज भाई की बात का जवाब दे रहा हूँ। ये हमारे प्रधानमंत्री को झूठा बता रहे हैं, तो मैं इनका जवाब नहीं दूंगा क्या? उनके बारे में तरह तरह के पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं, क्या मैं सुन लूंगा क्या? जो सबसे लोकप्रिय और सबसे शर्मा जी, जब आपको टाइम दिया जाएगा, शर्मा जी जब आपको समय दिया जाएगा तब आप बोलिए, अपने पॉइंट नोट कर लीजिए। दूसरे प्रवक्ताओं को भी हमें समय देना है, उनकी भी बात सुननी है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आपके पास समय आए, जब आपको समय दिया जाए तभी आप बोलें। बोलिए चौधरी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। सोनिया जी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले अपनी बात रखते हुए बताया कि निश्चित रूप से सरकार अलग मत में है जी, लेकिन जिस तरह से गेंद अब मानेंगे राज्यपाल जी के पल्ले पे है और राज्यपाल जी कुछ फैसला लेने की बजाय टेक्निकल इश्यू बना करके कुछ बात कहने की बजाय, बात रखने की बजाय और विधानसभा के स्पीकर को आदेश देने की बजाय कौरवों की सभा के बिशप पितामह की तरह खामोश बैठ करके कराकर देख रहे हैं। ये प्रजातंत्र में शोभा नहीं देता। अगर वो कुछ फैसला दे तो विपक्ष से कोर्ट का फैसला, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, लेकिन हालात इस तरह के हैं कि वो ना तो फैसला देते हैं, ना फ्लोर टेस्ट के आदेश देते हैं, वो गेंद को दोनों तरफ घुमा करके रखे हुए हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि वो कुछ फैसला देंगे, बल्कि वो मामले को वो जाकर के रखेंगे। ये तो मेरा बात इसके ऊपर है। दूसरा, तो अभी कह रहे थे रामराज जी ने प्रधानमंत्री को झूठा कहना और तथ्यों पे दाग देना कोई गलत बात नहीं है। मैं आपको तथ्यों पे दाग कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में कहा था 2020 में कि हम 45 पार का नारा दिया था, आपकी सीट 8 आई थी। तमिलनाडु में 2021 में 100 पार का नारा दिया, आपकी सीटें 4 आई थी। उन्हीं प्रधानमंत्री ने 2019 में झारखंड में 65 पार का नारा दिया, आपकी सीटें 25 आई थी। उन्हीं प्रधानमंत्री जी ने 2018 में छत्तीसगढ़ में 50 पार का नारा दिया, सीट 15 आई थी। और वेस्ट बंगाल में 2021 में 200 पार का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया, 77 सीटें आई थी। मिजोरम में 2018 में 21 पार का नारा दिया और सीट 1 आई थी। और अभी लोकदल के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में 75 पार का नारा दिया तो मात्र सीट 40 आई थी। तो मैं आंकड़ों के साथ कहता हूं कि झूठ पर झूठ बोले जा रही है, कि देश के लोग जान रहे हैं कि सरेआम खड़े होकर के और भगवान राम को साक्षी मान करके झूठ बोला जा रहा है। इससे बड़ी बात और क्या होगी? डेमोक्रेसी में अब मैं आपको बताता हूं कि डेमोक्रेसी में आपने जो काम किया है, 10 साल में जो आपने काम किया, आप उसके ऊपर वोट मांग के पाकिस्तान के ऊपर ठीक है चौधरी जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं शर्मा जी से। चौधरी जी समय दूंगा जी, 2 मिनट का समय दूंगा। ठीक है। मैं बड़ी शिद्दत और अकीदत से एक बात कहता हूँ। हम कहते हैं कि 4.5 साल हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में सहयोगी रहे। हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण देने का काम किया, महिलाओं को 50% पंचायती चुनाव में आरक्षण देने का काम किया। हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल में रहने वाले डीसीपी के हमारे भाई जहां सिर्फ वोटर बढ़ करके रहते थे, दुष्यंत चौटाला जी ने 8% हिस्सेदारी उनकी की। आज प्रत्येक गांव में एक मेंबर बीसीबी के साथी हैं। 33% भागीदारी जीतों के अंदर माता और बहनों की हमने की। हरियाणा की 14 फसलें किसानों की एमएसपी के ऊपर खरीदी गई। मंडियों में उठान होता है, भुगतान की बात हो 48 से 72 घंटे के अंदर किया गया। जो किसान पटवारियों के चक्कर में रोकर का फर्ज निकलवाने के लिए आज इस तरह की व्यवस्था की गई कि कंप्यूटराइज सिस्टम किया गया। आप घर बैठे अपनी जमीन की फर्ज निकलवा सकते हो। एससी और बीसी पे भाई काट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो दफ्तरों के चक्कर लगवाते थे, जहां तहसीलदार के हस्ताक्षर अनिवार्य होते थे, आज डिजिटलाइजेशन की वजह से घर बैठ करके और सीएससी में जाकर के मात्र 20 रुपए देकर के 2 मिनट के अंदर इस तरह के काम किए थे। इनके ऊपर मुद्दों के ऊपर आप चर्चा करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है चौधरी जी, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ लगातार इनेलो प्रवक्ता भी ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार सिंह जी, आपने सुना तमाम तरह के आरोप सभी पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं। क्या लगता है कि इस बार हरियाणा में बीजेपी के रथ को आगे रोकने में इनेलो
कितनी मजबूती से साथ खड़ी है इनेलो, कितनी मजबूती इनेलो की तरफ से दिखाई दे रही है? ओंकार सिंह जी बात कर रहे हो ना, आपको बहुत सीनियर शर्मा जी आपके पास वापस लौटूंगी, बीच में नहीं। शर्मा जी प्लीज। वहीं राज्यपाल के समक्ष सारे एमएलए अपीयर होते हैं, वहाँ प्रेजेंटेशन देते हैं, शर्मा जी राज्यपाल को सौंपते हैं। ठीक है शर्मा जी, आपको जब समय दिया जाएगा तब बोलिए। से थोड़ी फ्लो टेस्ट हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप तो एडवोकेट है मेरे भाई। शर्मा जी आपको समय दिया जाएगा तब आप बोलिए। ओंकार सिंह जी बात पूरी कीजिए। मैं तो तुम्हें बताने लग रहा हूँ, मैं तो प्रक्रिया बताने लग रहा हूँ तेरे को। बाकी दुनिया तो मैं तो प्रक्रिया बता रहा हूँ भाई आपको, ये प्रक्रिया होती है। शर्मा जी बात पूरी होने दीजिए। शर्मा जी के पास में जिन एमएलए ने समर्थन वापस लिया था, उन्होंने जो मेल भेजा था किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट से मेल भेजा था, उनका अकाउंट नहीं था। शर्मा जी आप किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। शर्मा जी सवाल किससे, जवाब किससे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जब आपको समय दिया जाएगा शर्मा जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जब आपको समय दिया जाएगा तभी आप बोलिए। ओंकार जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। वहाँ पे एफिडेविट में जब फ्लोट टेस्ट की नौबत आती है, ऐसा नहीं होता। क्या है क्या रेडी? मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने कह दिया हम तैयार हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय तब बोलिए ना। और हमारे वरिष्ठ मंत्री गौरपाल को देखिए, मैं बोलता हूँ अब। मैडम जी मुझे 5 मिनट दे दीजिए। मैडम जी मुझे 5 मिनट दे दीजिए। एफिडेविट दे तो तभी तो ऐसी नौबत आएगी। वैसे कह रहे हैं फ्लोट टेस्ट होता क्या है? मैंने राम जाए शर्मा जी जाए वो लगा के शर्मा जी सबसे एक फाइनल कमेंट। शर्मा जी आप सुन पा रहे हैं? शर्मा जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। शर्मा जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। ठीक है ओंकार सिंह जी बोलिए। को किसान की बात याद आ रही है जी। शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर किसान क्यों बैठे हैं? क्यों सड़कों पर कीले गाड़ी इन्होंने? आज इनको किसान याद आ रहा है, मतलब इनको हरियाणा में हार नजर आ रही है। किसान इनको गांव में घुसने नहीं दे रहे। और ये शर्मा जी सबसे ज्यादा वेलकम कर रहा है किसान है। हम खुद किसान है, हम खुद किसान है, किसान के बेटे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी किसान है और किसान के बेटे हैं। इनको पता सबसे ज्यादा वेलकम हो रहा है। हम किसानों के बीच में रोज ही जाते हैं, रोज ही हम किसानों के बीच में जाते हैं। सरकार है 400 पार का नारा दिया था इन्होंने, अगली बार फिर आएगी। एक अच्छी पहल करी और बनाइए, राम मंदिर की जगह और भी मंदिर बनाइए, लेकिन राम मंदिर को वोट का किस्सा ना बनाइए। आप राम मंदिर कह के वोट मांगते हैं, जनता भी अब देख रही है। अरे फिर राम मंदिर बनने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? राम मंदिर तो ऐतिहासिक फैसला भाई। हमारे पूर्वजों ने 500 साल तक लड़ाई लड़ी है, 500 साल तक, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ है। राम मंदिर ठीक है ओंकार जी, समय का अभाव है। राम शर्मा जी समय का अभाव है और फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राम राजी शर्मा बने हुए थे, आपका धन्यवाद। कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता भी बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह बने हुए थे और जेजेपी प्रवक्ता अजय चौधरी बने हुए थे, आप सभी का धन्यवाद। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सभी पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं, लेकिन सभी पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। लेकिन अब ये तो समय ही बताएगा कि जनता के दिल पर कौन राज करेगा, ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा। वहीं फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।